मौजूद है। सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तनवीरुल्लाह जो कि हमारे फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? साथ में हमारे मौजूद है अब्बास मुस्विजाब जो कि एंटरप्रेन्योर है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और बिजनेसमैन है। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है जी, आप शायद नींद में लग रहे हैं, थोड़ी नहीं, जल्दी नहीं, उठे शो की वजह से आपको जल्दी उठाना पड़ नहीं, तो आज हम बात करेंगे जो वहाँ पे अभी पैनिक क्रिएट हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, और उसके अलावा जो बिजनेसेस अफेक्ट हो रही हैं इससे, उन बिजनेसेस के रिप्लेसमेंट में हम क्या क्या और कर सकते हैं वो भी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सर आपसे हम स्टार्ट लेंगे कि अभी क्या सिचुएशन है कोरोना वायरस से रिलेटेड, स्पेशली इन गिलगित बल्तिस्तान। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर उसामा शहीद को मैं आपके चैनल के वसादत से खराज तहसीन पेश करूंगा, जिन्होंने इस कोरोना से लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। और मैं तमाम डॉक्टर्स की तरफ से यही कहूँगा, हर डॉक्टर उसामा बनेगा। और गवर्नमेंट से मैं अपील करूँगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान में मेडिकल कॉलेज बनेगा अभी, उसको डॉक्टर उसामा शहीद के नाम से मंसूब किया जाए। दूसरी बात, मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस वक्त में एक ऐसा प्रोग्राम आप लोगों ने अरेंज किया ताकि लोगों को आगाही हो। और एक जो पैनिक क्रिएट हुआ है, WHO ने ग्लोबली इसको जो है पेंडेमिक डिक्लेयर किया है, तो उस हवाले से लोगों तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके फ़वाइद होंगे बहुत सारे। तो करंटली अगर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से देखा जाए तो अभी तक 85 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद नगिर और स्कर्दू में है, क्योंकि डायरेक्ट आपका जो है ईरान के जो सूबा तफ्तान था वहाँ से ज़ायरीन आए थे, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद थी वो स्कर्दू और नगिर की थी, तो इस वजह से वहाँ पे जो है केसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़, पहले मैं ये कोरोना वायरस के हवाले से थोड़ा ग्लोबली जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बताता चलूँ। कोरोना वायरस इस फैमिली के वायरसेस का पहले भी एपिडेमिक हुआ है, पेंडेमिक पहली दफ़ा हुआ है। पहली दफ़ा इसका एपिडेमिक हुआ था 2002 में, वो भी चाइना में ही हुआ था। सार्स उस वायरस का, उस स्ट्रेन का नाम था। टाइप्स होती हैं वायरसेस की, तो कोरोना में जो सार्स वायरस था उसका 2002 में चाइना में एपिडेमिक हुआ था, जो 26 से 27 मुल्कों में फैल गया था और उसमें 8000 लोगों की डेथ्स हुई थी। और जब दूसरा जो था इसी ग्रुप का कोरोना वायरसेस का, वो मर्स था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको कहते थे। इसका एपिडेमिक हुआ था 2015 से और 17 के दरमियान, लेकिन इसका जो पहला केस रिपोर्ट हुआ था वो आपका हुआ था सऊदी अरेबिया में 2012 में। उसमें भी 67 कंट्रीज तक ये फैल गया था और उसमें भी कोई इतनी डेथ्स नहीं हुई थी जितनी इस कोरोना से है। इसमें अभी जो रिसेंटली कोरोना वायरस जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, ये इसका तीसरा स्ट्रेन है। दिसंबर में चाइना में इसका एपिडेमिक स्टार्ट हुआ और इस वक्त दुनिया के हालात ये हैं कि 197 जो कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट आप कह लें कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं रहा जो इस वायरस से इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो इसमें जो डेडली चीज़ें हैं ना वो ये हैं, इस वायरस का जो फैलने का तनासुब है वो एक्सपोनेंशियल रेट्स, एक टर्म यूज़ होती है कि 1 से 2 में, 2 से 4, 4 से मतलब बढ़ता ऐसे जाता है कि फिर आगे एक एक्सपोनेंशियल रेट्स में बढ़ता है। तो WHO ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया था, जो फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था उसमें और जो पहले लाख तक केस रिपोर्ट, उसमें हमारे लगे थे 67 दिन, 2 महीने 7 दिन लगे थे। लेकिन उससे जो अगले लाख हुए, मतलब 2 लाख, वो 11 डेज में पहुंच गया। उससे जो 3 लाख में पहुंच गया है वो हमारा पहुंच गया है अपना 4 डेज उसमें लगे। इस टाइम 4,22,000 लोग इफेक्ट हैं पूरी दुनिया में। उसमें सबसे ज़्यादा चाइना में है। चाइना ने इस चीज़ से अपने आप को काफ़ी हद तक निकाला है, क्योंकि बिकॉज न्यू केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो चाइना में सब बहुत कम है, दूसरे ऑलमोस्ट खत्म भी हो गए। आज सुबह में खत्म भी हो गए, लेकिन ये है कि न्यू केसेस स्टिल आ रहे हैं, कोई 40, 80, लेकिन मिनिमल ही समझें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल रेट्स पे जिस तरह ये बढ़ रहा था उस हिसाब से तो चाइना ने इसको कवर कर लिया है। दूसरी जो इटली में आजकल तबाही मची हुई है, 70,000, 71,000 तक पहुँच गया है। US में इवन 54,000 तक पहुँच गया है। जर्मनी में 30,000 तक पहुँच गया है। फ्रांस में जो है 36,000 तक पहुंच गया है। बाकी ईरान में भी 25,000 तक पहुंच गया है। तो पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ मेयर्स भी अभी ली गई हैं
आगे भी लेना चाहिए, आवाम को भी हम डिफरेंट चीज़ों से आगाह करेंगे। जहाँ तक इसके इलाज के हवाले से कुछ बातें मैं आपको बताता चलूँ कि लोगों में एक बात फैली हुई है कि अमेरिका ने ईजाद की एक दवाई क्लोरोक्विन के नाम से, और लोगों में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वो दवाई इफ़ेक्टिव है। मैं आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली जो अभी रिसर्च एक शुरू हुई है जो 11 मार्च से शुरू हुई है। लोपिनाविर एक एंटीवायरल ड्रग है जिसके एंटीवायरल इफ़ेक्ट्स हैं, पहले से हैं, मतलब प्री डिसाइडेड हैं कि, और एफडीए की अप्रूवल उसको है, लेकिन इस वायरस के ख़िलाफ़ उसके एंटीवायरल इफ़ेक्ट्स हैं। यानी इस पे 11 तारीख को रिसर्च शुरू हुई है। लेटेस्ट जो रिसर्च है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उसका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा अभी मई में। मई तक वो चलेगी। 150 पेशेंट उन्होंने लेने हैं इसी वायरस के, और 150 पेशेंट को वो लेंगे और उसमें इस ड्रग का ट्रायल देंगे, उसमें देखेंगे कि कितना इस वायरस के ख़िलाफ़ कितना इफ़ेक्टिव है। तो इस हवाले से रिसेंटली अभी जो है ना एफडीए अप्रूव्ड, जो दुनिया में कोई भी दवाई जो है आप जब किसी बीमारी के लिए इफ़ेक्टिव होती है तो अमेरिकन एक ड्रग एसोसिएशन है जिसका नाम एफडीए है, वहाँ से जब अप्रूवल मिलती है तो हम फिर पूरी दुनिया में ये डिक्लेयर करते हैं कि हाँ इस ड्रग को यूज़ करना चाहिए। तो जो क्लोरोक्विन थी वो ट्रंप ने तो कह दिया था, यूएस प्रेसिडेंट ने, लेकिन एफडीए से अभी तक उसकी अप्रूवल नहीं मिली। उसके साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स को अभी देख रहे हैं उसकी, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो उस हवाले से अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन अब टिल जो है अब टिल मतलब कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो कंप्लीटली इस वायरस को इरेडिकेट करे। इसी के साथ ये कॉल आई, हम कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्लाह का फजल, मैं फिदा बोल रहा हूँ, फिदा मोहम्मद अब्बाबाद से। अच्छा। एक तो केटू टीवी का शुक्रिया कि जीबी के वाले से डॉक्टर साहब को बताया, और डॉक्टर साहब की इंस्ट्रक्शन की वजह से जो जीबी के लोग हैं वो काफ़ी मुस्तफीद होंगे, और केटू टीवी का शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब से जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ओल्ड एज लोगों को और बच्चों को अलग किया जाए, और जो बाकी जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको अगर मिक्स फ्री किया जाए, एक मैं पूछना चाह रहा हूँ मेडिकल के हवाले से कि उनमें हार्ट इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी जब नेचुरली एनवायरनमेंट के जरिए अगर इंडक्ट हो जाए तो क्या ये अच्छा ये मेडिकल मेथड नहीं है कि ऐसा अगर किया जाए, या कोई ऐसे मतलब जो अमीर मुल्क हैं वहाँ पे भी अगर पैसिव इम्यूनिटी को नेचुरल अंदाज से किया जाए तो इससे क्या इम्प्रूवमेंट होगी? कुव्वत मुदाफ़त और एंटीबॉडीज जब बॉडी के अंदर बन जाएंगी तो इससे क्या ये अच्छा नहीं होगा? डॉक्टर साहब से ये पूछना है जी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। हम लेते हैं डॉक्टर साहब से इसका जवाब, और साथ में उसके एक हम इनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका जवाब देंगे ताकि तब तक वो अपने माइंड में सारी चीज़ें बना दे। तो अब्बास साहब, आप जो है ना हमारे जीबी के उभरते हुए सितारे हैं, पॉलिटिशियन है, बिज़नेस में है, एंटरप्रेन्योर है, तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो इकॉनमी थी वो टूरिज़म बेस्ड थी, कि लोग आते थे सयाहत के लिए, वहाँ पे पैसे खर्च करके चले जाते थे, जिसकी वजह से जो है लोकल इकॉनमीज़ चलती थी। तो अब इस वजह से जो कोरोना की वजह से है, जहाँ पे बिजनेसेस भी बंद हो गई हैं, वहाँ पे इस साल टूरिस्ट का भी आना बहुत मुश्किल लग रहा है हमें। तो इस सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, जो क्राइसिस है कोरोना का, ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है। इंटरनेशनल इकॉनमी में इसके बड़े गहरे असरात पड़े हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो जो टूरिज़म है वो एक बेहतरीन इंडस्ट्री के तौर पर सामने आया था पिछले 5-1 साल के अंदर ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आने लगे थे। ज़ाहिर है इसके अलावा कोई इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं है, हालांकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। गवर्नमेंट पता नहीं करना नहीं चाहती या करती नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे डेवलप किया जा सकता था लेकिन नहीं किया। गवर्नमेंट की तवज्जो के न होने के बावजूद लोगों ने अपनी मदद आप जो टूरिज़म की इंडस्ट्री थी उसे बड़ा बेहतर बनाया था। ज़ाहिर है इस क्राइसिस के बाद हमें तो नहीं लगता, मुझे तो ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि इस साल का जो सीज़न है टूरिज़म का वो कोई इतना अच्छा होगा। तो मेरा ये ख्याल है रियासत को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे जगह में जहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारे फील्ड ऐसी हैं जहाँ पे बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो मुमकिन है ऐसे भी हैं जो दुनिया में रेयर एरियाज़ में पाए जाते हैं मिनरल्स की रिसोर्सेज के हवाले से,
उन सेक्टर्स में तवज्जो देनी चाहिए थी। जी। जाहिर सी बात है, जब टूरिज्म की इंडस्ट्री बैठ जाएगी तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके पैरेलल हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा से जो लोग थे वो गवर्नमेंट जॉब्स में सॉरी डिपेंडेंट। मैं आपकी बात काट रही हूँ, कॉल आ रही है, कॉल लेते हैं जी, फिर जी, यहाँ से जरूर, कंटिन्यू करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? गुलबाग बात कर रहा हूँ पाकिस्तान खिलाफ से मैडम। ज़बरदस्त, क्या कहना चाहेंगे? तो अभी जो वायरस के बारे में एक इशू चल रहा है पूरे दुनिया में, तो हमारे गिलगित बाल्टिस्तान इस वक्त मुतासिर है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो तफ्तान के रास्ते हमारे ज़ायरीन आ गए थे गिलगित बाल्टिस्तान में, तो उनको यहाँ पे अभी शिफ्ट किया है। तो जो हम यहाँ सब जिला जो गिलगित बाल्टिस्तान के फर्स्ट सिटी है, वहाँ से ये लोग गुजर कर हुंजा नगर और सकरदू की तरफ जाते हैं। तो उनकी वजह से हमारे इलाके में क्या कुछ बेड असर पड़ सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, ज़बरदस्त, आपका सवाल भी हमने शामिल कर लिया, हम आपको जवाब देते जाएंगे साथ साथ में। तो आप कुछ कह रहे थे? जाहिर है मेरी तरफ से ये सजेशन है कि रियासत गिलगित बल्तिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर तवज्जो दे। हाइड्रो पावर जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाइड्रो पावर, यस। उसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके अलावा उससे भी बढ़ के हम बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। हम जो ट्रेड है चाइना के साथ, यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे लेके जा सकते हैं। उससे भी बढ़ के सी पे की जो 7 GCC हुई थी उसके अंदर इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स रखे थे गिलगित बल्तिस्तान के। स्पेशल इकनॉमिक जोन था, उसके साथ 2 एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे। अगर स्पेशल इकनॉमिक जोन भी अगर रियासत तवज्जो देती है, हुकूमत तवज्जो देती है और उसे बनाती है, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए। तकरीबन 5,000-10,000 जॉब्स क्रिएट होंगी और वहाँ पे एक इकनॉमिक एक्टिविटी पैदा हो जाएगी और वहाँ के जो मसाइल हैं, जो पैरेलल इंडस्ट्री है टूरिज्म के मुकाबले में, वो एक डेवलप होगी। इसके अलावा जी भी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल जोन का भी फिजिबिलिटी बनवाई है, उस पर भी काम करना चाहते हैं। अगेन बात यह है कि गवर्नमेंट पैसे नहीं लगाती, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करती। अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो गिलगित बल्तिस्तान की कोई इतनी बड़ी आबादी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 लाख लोग हैं। तो मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए टूरिज्म के मुकाबले में एक पैरेलल जो है ना इंडस्ट्री होनी चाहिए जिसकी अशद ज़रूरत है। और वो ऐसे जो सेक्टर्स हैं जो डेवलप हो सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल है। आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बड़ी मुश्किल से एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की लेबॉर्ट्री है, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। इसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ पे। तो कैसे मिनरल जो है ना रिसोर्सेज को डेवलप किया जाएगा, उस पर माइनिंग की जाएगी, तो कौन उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा? जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐसे स्कूल्स वहाँ पे डेवलप करने चाहिए, वोकेशनल स्कूल्स वहाँ पे डेवलप करने चाहिए। जो लोकल लोग हैं वो उस पर काम करें, वो सीखें और वो इन मिनरल रिसोर्सेज जो पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। जी जी, मुझे आपसे यही कहना था कि देखें इसका कलर ये वाला ठीक है। हाँ दिस इज, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे सिमिलर आ रहा है। ये असल में पैन का भी फर्क होता है। जी जी, तवे का भी तवे का, और सबसे पहली बात ये कि वो जो आग होती है जी जी, उसका भी डेफिनेटली, और आटे का भी डेफिनेटली फर्क होता है। तो ये तकरीबन ऐसा है, ठीक है। ये हम इसको यहाँ पे निकाल के रख देते हैं। अच्छा ये बड़े वाले जैसे जैसे तजुर्बा होता है ना कि मैंने आपसे कहा था कि फ्यूजन करते जाएं, आप ट्राई करते जाएं। पहले वाला कैसे बना दिखा दूं? पहले वाला देखें, ये सेकंड वाला ऐसा, थर्ड वाला ऐसा और फोर्थ वाले में ऐसा, ठीक है। तो इसी तरह आप कामयाबी के करीब होते जाएंगे। गुड हो गया, गुड हो गया जी। अच्छा चलो, कॉलर्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किए थे रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम की। यार अभी जो यहाँ पे हम अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, जो मूवमेंट के बारे में सवाल किया था कि तफ्तान से लोग आए थे, वो जा रहे थे डिफरेंट रीजन्स में और वहाँ पे वो फैला रहे हैं चीज़ें ना, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस चीज़ पे आप हमें बताइएगा। पहला सवाल एबटाबाद से था इम्यूनिटी के हवाले से। तो उस हवाले से मैं बताता चलूँ, जो कोरोना वायरस है ये जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो उन पे ज़्यादा असरअंदाज होता है। लाइक अभी किसी को कोई और बीमारी है, लाइक ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोई ऐसी बीमारी है जो लंबे अरसे से उस पर चल रही है और उस पर अगर कोरोना वायरस इफ़ेक्ट करे तो उसके असरात जो है बहुत डेडली होते हैं। दूसरी चीज़, जो यंग्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है,
तो उन लोगों में इतना असरअंदाज नहीं हुआ, क्योंकि 90 से 95% जो लोग हैं उनमें अभी तो मीडिया की वजह से एक हाइप भी क्रिएट हुई है ना। वैसे कोरोना से पहले ऐसे भी लोग मतलब गुजरे होंगे, हाइप जब नहीं थी उस टाइम आम सा जुकाम हुआ और ठीक भी हो गए होंगे। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो चीज़ें आपने अपनानी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, अपनी डाइट हेल्दी रखनी है, फ्रूट्स और सब्जियां आपने ज़्यादा खानी है। उसके अलावा जो है आपके जो घर में बूढ़े हैं उनका बहुत आपने ख्याल रखना है, बिकॉज इटली में जो डेथ्स, अभी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, इटली में जो डेथ्स की एक दिन में हुई थी 645, नेक्स्ट डे में 793। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि इटली में जो है उनकी जो पॉपुलेशन थी 60 प्लस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो उनमें जो है बहुत ज़्यादा डेडली होता है। तो इस वजह से जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो वो इस वायरस को कम्बाट करने में जो है इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यंग लोगों में इसकी मोर्टेलिटी जो है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत कम देखे गए हैं, लेकिन स्टिल यंग्स को भी आपने जो है ना, आपने आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एक वर्ड आजकल यूज़ होता है, उसमें ये चीज़ें हैं। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है सोशल डिस्टेंसिंग से मुराद ये है कि आपने बिल्कुल अलग रहना है, और उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है ना वो 2 मीटर्स उन्होंने वो रखा हुआ है, 2 मीटर्स आपसे दूर हों। उसके अलावा अगर कोई बंदा आपको खांसी आ रही हो तो आपने टिश्यू से कवर करना है, या फिर जो आपका एल्बो है उसको आपने बेंड करके ऐसे इस पे लगाना है और इस पे छींकना है, बिकॉज वायरस और लोगों पे ट्रांसमिट ना हो। और उसके बाद आपने अपने हैंड्स को आपने वॉश करना है प्रॉपर। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आया हुआ है कि सलाम जी, डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि हमें कितने महीनों तक एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए और ये वायरस कब तक कंट्रोल हो जाएगा? कौसर फ्रॉम बुनेर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आइसोलेशन में तो अभी है, कब तक आइसोलेशन में रहेंगे? इस वायरस का बेसिकली जो साइकिल है वो 14 डेज का है, 14 दिन। लेकिन अभी जो बंदा पहला इफेक्ट हुआ था वो तो 14 दिन बाद जो है या ठीक हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी या जैसे भी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग उस वक्त तक हमें रखना होगा, हम क्योंकि डेली के केसेस जितने भी ये रिपोर्ट हो रहे हैं हमने उनको ऑब्जर्व करना है। जैसे चाइना में अभी दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, तो अभी जाके मार्च में जाके उन्होंने थोड़ा कंट्रोल किया, लॉकडाउन किया, शहरियों को समझाया और 2-3 महीने उनको लगे। इनिशियली एटलीस्ट 2 से 3 वीक्स तो लॉकडाउन आपका होना चाहिए और आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो है अपने जो लोकल इंडिकेटर्स हैं और लोकल जितने फिगर्स हमारे आएंगे कोरोना के पॉजिटिव केसेस, उस हिसाब से देखते हुए गवर्नमेंट जो पॉलिसी बताती है और जो डॉक्टर्स गाइडलाइंस आपको देते हैं उस पर आपको अमल करना होगा। मिनिमम जो है 2 से 3 वीक्स तो आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। इस पूरे सिचुएशन में हमारी डॉक्टर्स और जो नर्सेज की टीम है सबसे आगे हैं, फ्रंट लाइन पे ये लोग लड़ रहे हैं और हमें आप लोगों पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि आप इस चीज़ से इस हिम्मत के साथ आप टैकल कर रहे हो और बजाय अपनी जान की परवाह करके भाग जाने के बजाय आप उन मरीज़ों के लिए आप खड़े हो वहाँ पे, तो इस चीज़ का हमें आप लोगों पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, तो साथ में हम फिर आपकी तरफ जाएंगे, तो आप हमें और क्या बताना चाहेंगे कि जो लोकल जो हमारी इंडस्ट्री है तो उनमें हम किस तरह के चेंजेस ला सकते हैं, बल्कि आप हमें ब्रेक के बाद बताएंगे, बिकॉज मुझे इशारा हुआ ब्रेक का। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो ठीक है वो ऊपर लेवल पे होती है, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है उनको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो इन पर बात होगी। लीजिएगा एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो हम ब्रेक से वापस आए हैं और हमारा ग्यालिंग भी तकरीबन तैयार हो रहा है, तकरीबन तैयार हो रहा है। और अच्छा, ये ग्रिल बन गया है और खलमंदी भी आप आज बना रहे थे, राइट? हाँ जी बिल्कुल। उसके लिए चीज़, क्रुथ और फिर साथ में मिंट, प्याज चॉप करके और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के बीच में फिल करके बस कटिंग। सही, ज़बरदस्त। तो चले मैं अपनी ज़बान में ज़रा अपने लोगों को ज़रा बताऊं कि उन्होंने इस चीज़ का ख्याल कैसे रखना है, किस तरह से अपने हाथ की सफाई करनी है। तो रुशरिन तातपुब व रुखुई व सश्तुसा खुदास वज़दुकर सैनिटाइज़र इस्तेमाल खाकर वज़ बफ तरीकान खुदास दसुज़दित मुलाक़ात हेचने खाकर और जाने लावा चाहा बस को खोले सिर्फ कहता हुकून व हालिद बाफ शपी क्या बाफ बाफ एंजॉय करें।
तो शहनाज ज़बान में भी हम मैसेज लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनसे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं कि यार जो औरतें बैठी हुई हैं घरों में, वो किस तरह से इस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं कि इस चीज़ से हम पैसे किस तरह से कमा सकें? देखें, गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप इंडस्ट्री का नाम लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई इंडस्ट्री इस लेवल की है कि इसे इंडस्ट्री कहा जाए। जी। घर में कोई काम होता है, अगर आप होम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है उसका इतना बड़ा असर नहीं होता सोसाइटी के ऊपर। वो एक इंडिविजुअल असर ज़रूर होता है। वो आप अगर सिलाई कढ़ाई की बात करते हैं, लोकल जो वो बंदे हैं उसके भी इस लेवल पे नहीं है या उस तरह का काम नहीं हुआ। मेरा ख्याल है उस पर भी काम होने की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहा था जीबी का, वो इसीलिए बनाया गया था कि जो घरों में लोग काम करते हैं उसकी प्लानिंग ये है कि उनको एक जगह में लाएं, उधर एक इकनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो और लोग सारे जो घरों में बैठे काम करते हैं वो वहाँ पे आके उधर काम करें और जो बायर है वो डायरेक्टली उस जोन के अंदर आके वहाँ से उसको खरीदे। ये एक कंसेप्ट था, उसके ऊपर फिजिबिलिटी बनी है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगेन बात ये है कि हुकूमत अगर उस पर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो जो घरों में काम हो रहा है वो अगर एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करेगा, अभी इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार नहीं कर चुका, वो मैं उसको इंडस्ट्री नहीं कहूँगा। जी जी बिल्कुल, वो इंडस्ट्री लेवल का काम नहीं है। उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो रहा। जी। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है तो गिलगित बल्तिस्तान का जो इकोसिस्टम है उसमें कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई भी नहीं जा सकती। जो इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर बात की जा सकती है, या ख़ासकर जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है उसके अंदर अगर इंडस्ट्रीज़ लगती भी हैं तो वो ज़्यादातर जो कंसेप्ट था इसके पीछे ये था कि उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना से आएँ या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आएँ, वो असेंबलिंग का काम ज़्यादा करें मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैन्युफैक्चरिंग से जो एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स पैदा होते हैं वो पैदा ना हो। लेकिन अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर। अभी तक इस चीज़ में जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, वो इस मसले में किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि या उन्हें मालूम नहीं है, मेरा ये ख्याल है ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडरशिप को इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। मेरा ये ख्याल है, ज़ाती ख्याल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुखलिस नहीं है इलाके से। जाहिर सी बात है, हर पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट होता है वो अपने इलाके से, अपने लोगों से मुखलिस होता है। उन्होंने लोगों के साथ ही रहना होता है, हमेशा वहीं पे जीना, वहीं पे मरना होता है। वो उनसे बहुत कम ऐसा होता है कोई बंदा पर्सनल गेंस के लिए चीज़ें करे। कि मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। अच्छा। उनको अवेयरनेस नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि जो सबसे बड़ा हर्डल है इस वक्त जीबी में इन्वेस्टमेंट की, वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली वहाँ पे बना ही नहीं है। जब तक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बनता, इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ ही नहीं सकता। तो जो उस तरह के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लग सकते हैं वो लोकल इन्वेस्टमेंट के लोग मुश्किल नहीं से लगा सकते हैं। चलो ठीक हो गया। उसके लिए इन पॉलिसीज़ को बेहतर करना ज़रूरी है। ज़रूरी है। इसी के साथ ये कॉल आता है तो कॉल लेते हैं हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपनी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची कीजिएगा, हमें सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत हैं? ठीक है जी बिल्कुल, हम ठीक ठाक। आप कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम है, मैं गिलगित से बोल रहा हूँ। गिलगित से बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमें? जी, सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त मुल्क जो है इंतहाई खतरनाक हालात से गुजर रहा है। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश यही होगी कि लोग जो है वो अपने घरों में बैठे और हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करें, डॉक्टर्स की हिदायत पे अमल करें। दूसरी बात, इस वक्त जो है आप टूरिज्म के हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो टूरिज्म के हवाले से ये है कि सबसे पहली बात ये होती है कि जो गाइड्स होते हैं और जो टूरिज्म से वाबस्ता अफराद होते हैं, बेसिकली वो अपने मुल्क के एम्बेसडर्स होते हैं, वो अपने मुल्क के सफीर होते हैं। क्योंकि आने वाले सयाह जितने भी हैं वो सब के सब टोटली उन अफराद से मिलते हैं जो उनके रहनुमा होते हैं या उनके होस्ट होते हैं, या उन अफराद से मिलते हैं जो गेस्ट हाउसेस के मालिक होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि उनको सबसे पहले सच बोलना चाहिए। ये इलाका कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर ये हुंजा का इलाका है तो वो कहे कि ये हुंजा का इलाका है, नगर का है तो वो कहे नगर का है, चिलास का है तो वो कहे ये चिलास का है, दियामर का है। जिस इलाके का है वो उस इलाके के हवाले से प्रॉपर तरीके से वो गाइडलाइन दे दे, ताकि लोग वहाँ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू को जो है वो लेके अपने इलाकों में जा सके और फिर वहाँ जाके अपने और दूसरे साथियों को बता सके कि यहाँ पर ये पोजीशन चल रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो इस सेक्टर के ऊपर पैसे देने की बात कर रही है या इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, या किसी भी बंदे को अगर उस मामले में बिजनेस की तरफ लेके जाना चाहता है, तो वहाँ ऐसी पॉलिसीज बनाए
कि उन पॉलिसी से लोग आसानी के साथ अमल करके बेहतर तरीके से अपने आप को भी स्ट्रेंथन करे और दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के जराए मौके फराहम करे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी आपने जो है हमें मैसेज दिया कि लाइक पॉलिसीज़ होनी चाहिए। अच्छा, इससे रिलेटेड मेरे पास भी आज मैंने एक आइडिया शेयर किया था एप्रिकॉट ऑयल का, कि अब जो एप्रिकॉट ऑयल वहाँ पे बनता है इस साल जो है वो भी आप बना के एज ए प्रोडक्ट की शक्ल में आप बेच सकते हो। और दूसरा आइडिया है जो मास्क का, अभी मास्क की इतनी किल्लत हुई है कि लोगों को मिल नहीं रहा है, ये भी एक इंडस्ट्री है जिसमें जो है हमारे लोग जा सकते हैं अभी। और अभी मुझे लगता है कि हमें रेदर देन ज़्यादातर लोगों पे डिपेंड करने के बजाय हमें खुद से स्टार्ट करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। और घरों में जब बैठे हैं तो ये बेस्ट टाइम है कि हम क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके आएँ और उन पे काम करें। तो मास्क से रिलेटेड हमारी कुछ बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि कपड़े का मास्क इस्तेमाल करना चाहिए या जो नॉर्मली हमें मिलता है वो इस्तेमाल करना है। उससे रिलेटेड हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि लाइक क्या करना चाहिए, हमें कौन से मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क के हवाले से मैं बताता चलूँ, जो नॉर्मल कपड़े का मास्क आजकल कुछ लोगों में ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं और टेलर्स जो है लोकल जो कपड़ा होता है नॉर्मल उसको किसी ने डबल किया हुआ है, किसी ने ट्रिपल करके उसको बनाया हुआ है। मैं बताता चलूँ, जो लोग कपड़े का मास्क होता है वो इसके खिलाफ कोई उसकी प्रोटेक्शन नहीं होती, बिकॉज वायरसेस को ये कपड़े का मास्क फिल्टर नहीं कर सकता। जो नॉर्मल कपड़ा होता है बैक्टीरिया और पॉलन्स के खिलाफ तो थोड़ा इफेक्टिव है, लेकिन वायरसेस को ये फिल्टर नहीं करता। लोकल अवाम के लिए ये है कि अगर आप घर रहते हैं तो आप सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करें। सर्जिकल मास्क जो है वो वायरसेस को फिल्टर करता है। और जो मेडिकल रिलेटेड लोग हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल रिलेटेड वर्कर्स हैं जिनका डायरेक्ट पेशेंट के साथ कांटेक्ट है, उनके लिए WHO की रिकमेंडेशंस हैं कि N95 एक मास्क आता है वो यूज़ हो। और उसमें फ़िल्टर सिस्टम अच्छा होता है और उसमें क्योंकि पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट आपका डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स का पेशेंट्स के साथ होता है, तो उसमें आप वायरस जो है वो फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो सबसे सेफेस्ट प्रोटेक्शन है वो N95 मास्क है। और उसके अलावा हॉस्पिटल वर्कर्स के लिए सिर्फ मास्क ही काफ़ी नहीं है, मास्क के साथ जो है उसकी पूरी प्रॉपर किट होनी चाहिए। बिकॉज जो है ये वायरस कोई पेशेंट छींकता है या सांस इवन लेता है या कोई बात करता है, उसमें भी आपका जो है एयर के अंदर 2 से 3 घंटे तक ये वायरस जिंदा रहता है। तो 2 से 3 घंटे तक रहता है और फैलने के चांसेस होते हैं। और WHO की रिकमेंडेशंस ये हैं कि 4 घंटे से ज़्यादा जो है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो 4 घंटे से ज़्यादा एक किट ना पहने। एक पेशेंट को देख लिया 4 घंटे तक, वो बेशक वो वही मास्क रहे, उसके बाद वो डिस्पोजेबल होता है, आपने फेंक देना होता है। दूसरी चीज़, मास्क जब आप पहनते हैं तो कुछ इरिटेशन थोड़ी बहुत और एक सेंस ऑफ फॉर्म एक चीज़ लगी हुई है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही, कॉल आती है, उसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है जी बिल्कुल, हम ठीक ठाक है। आप कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जलाल बोल रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से, क्या कहना चाहेंगे हमें? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी कि सबसे पहले आपके अपना जो केटू टीवी है, ये एक बहुत शानदार और बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहा है और जो लोगों के साथ इसकी जुड़त है ये बड़ी जबरदस्त है कि हम भी बैठे हुए आपके साथ आपके प्रोग्राम में शरीक हो जाते हैं। और आपके पास डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और दूसरे मेरे भाई बैठे हुए हैं, आपके वो कुक हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम जी। आपने प्रोग्राम को मतलब दोबारा किया, आपकी वजह से प्रोग्राम अच्छा हुआ। तो 2 इशू मैं चाह रहे हैं जी, एक इशू जो कोरोना का है और दूसरा ये आपने जो कहा कि सेहत के हवाले से। जी जी। तो सेहत के हवाले से मैं थोड़ी सी यही बात करूंगा कि वहाँ जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान जितने इलाके हैं, इनकी जो रवायती जो सकाफती जो है मेले हैं, ये चीजें हैं, इनको अपना ओपन किया जाए, इनको बताया जाए लोगों को। और खुसूसन जो हमारे यहाँ से लोकल जो हमारे पाकिस्तान के जो विजिटर जाते हैं, इनको तो मतलब है कि यहाँ ये जो एक तरीके से जाते हैं कि अल्लाह गुल्ला होता है, ये वो थोड़ा सा इनको कोई रास्ते हैं तो कुछ कहीं ऐसी जगह इनको हिदायत दी जाए कि आपने इन चीज़ों को इस तरह से ये चीज़ें इस्तेमाल करके। जी जी बिल्कुल।
अच्छा, तो थैंक यू सो मच मैसेज के लिए। आप कह रहे थे लोकल टूरिज़्म से रिलेटेड बात चल रही थी, और थैंक यू कि आप हमारे साथ जो है हमें सुन रहे हैं और हमारे टॉपिक्स को साथ साथ लेके चल रहे हैं। इसी के साथ ही हम ज़रा अपने गियालिंग की और उनकी तरफ ज़रा देखते हैं क्या चल रहा है जी। मंदी मंदी कह रहे हैं ना, हिल मंदी। हाँ, वो तकरीबन ये देखें कि एक बाइट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रेडी है। जैसे कि कटिंग मतलब इसकी होती है, और ये कटिंग इसकी बहुत अच्छी लगती है। वहाँ के लोग चूँकि बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं। मैंने इसकी कटिंग कर दी, फिलिंग आप इसकी देख लें। बस इसका सिर्फ ये है कि अभी रखते जाएंगे और फिर इसके बाद एप्रिकॉट ऑयल ऊपर से। आपको गिलगित बल्तिस्तान के डिशेस में से कौन सी सबसे डिलीशियस डिश आपको कौन सी लगती है? वैसे तो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन चूंकि जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ गए थे और भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो जब यही वहाँ की एक शेफ़ थी, उन्होंने बना के दी थी प्रोग्राम के लिए, तो ये ज़्यादा इसलिए अच्छी लगी थी कि उस वक्त भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और इसका जो फ्लेवर था वो बहुत डिफरेंट था, तो इस वजह से भी ये ज़्यादा पसंद आई। अच्छा, ज़बरदस्त। और चप शुरू अलबत्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चप शुरू तो हमारा चप शुरू जो है वो तो हुंजा जाते हुए जहाँ पे भी आपको रेस्टोरेंट और छोटे छोटे ढाबे मिलते हैं, तो हर एक का जायका डिफरेंट और बड़ा। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इम्यून सिस्टम की, जैसे किसी ने कॉलर ने हमसे बात की थी, तो उससे रिलेटेड आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन से खुराक हमें लेने चाहिए ताकि हमारी इम्यून सिस्टम जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो हमारा मजबूत हो? डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, वो भी डेफिनेटली मेरी बात को शायद सेकंड करें कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए पता है दही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ब्रोकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पालक बहुत ज़्यादा अच्छी है, अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, फ़ौरन बढ़ाता है। जैसे इन्होंने कहा जूसेस, या अगर उसकी बात करें विटामिन सी की सोर्स की बात करें तो ये लेमन है, माल्टा है, किनू, इससे फैमिली के जितनी भी चीज़ें हैं विटामिन सी बहुत वाफर मिकदार में है, कीवी में विटामिन सी बहुत वाफर मिकदार में है। तो इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा उसका बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे इन्होंने कहा कि आपका सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत सही होगा तो आप मुकाबला कर सकेंगे। तो इसी के साथ मैं कुछ मैसेजेस भी शामिल कर लूँ जो हमें पैगाम भेजे हैं। थैंक यू सो मच मैसेज शामिल करने के लिए। K2 TV एक ज़बरदस्त चैनल है, हम सब फैमिली साथ बैठ के देख रहे हों, और आप सबको सलाम पेश करते हैं जो इतने अच्छे और मालूमाती प्रोग्राम्स हमारे लिए पेश कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि कुछ दिनों के लिए ये लॉकडाउन बर्दाश्त कर लें, इसमें हम सब का फ़ायदा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने शामिल किया है जी। अच्छा, उसके अलावा नाइस शो, ओके ठीक है, बहुत सारे आ रहे हैं, मैं सारे नहीं पढ़ सकती, तो साथ में हम फिर से आप की तरफ आएंगे कि आप हमें अपनी ज़बान में अगर बता दें। एक मिनट, एक कॉल आई है, कॉल लेते हैं फिर उसके बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जिला जलम दीना से बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, मेरा सवाल है जी, मैं इधर हम मंडी में काम करते हैं ना, एक बहुत अहम सवाल है वैसे आपके लिए। अगर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, शायद मैं गलत भी बोल दूँ, तो मंडी में हम काम करते हैं इधर सब्जी का। तो अभी जो दिन गुजर रहे हैं ना, रश होता है उधर, तो मैं पहली तो बात यह है कि हमको क्या चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर साहब हमें बताएं। और दूसरा नंबर, हमारे दीना शहर के अंदर ना मंगला रोड भी जैसे गुजरता है, कोई किसी किस्म का मास्क इधर से नहीं मिल रहा है, कोई सेंट्रलाइजर क्या बोलते हैं वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, ठीक है जी। और उसके अलावा मंडियों में हम काम कर रहे हैं देखें, और बाजारों में जो गोश्त बेच रहे हैं लोग, पोल्ट्री का काम कर रहे हैं, उनके लिए आप एहतियात बताएं, क्योंकि उन पर रश होता है ना। जी, तो वो भी तो इंसान है, उनके लिए आप कोई डॉक्टर साहब से कोई ऐसा मशवरा हमको बताएं कि हम उनके लिए क्या करें कि हमारी भी हिफाजत होती रहे साथ में। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। कह रहे हैं कि मंडी में काम करते हैं, वहाँ पे रश होता है, ना सैनिटाइज़र हमें मिल रहा है, ना मास्क दुकानों पे मिल रही है, तो इस हालात में क्या करना चाहिए? आइसोलेशन मंडीज़ में जो काम कर रहे हैं उनमें भी रिस्क इन द सेंस इसलिए होता है कि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होती है, तो आइसोलेशन तो बहुत ज़रूरी है। विदाउट आइसोलेशन आप अलग अलग नहीं रहोगे, रश में आप जाओगे तो किसी एक पेशेंट को हो गया कि कोई एक, अब आपको ये तो नहीं पता कि किसको कोरोना है किसको नहीं है, तो वो बेसिकली ये लॉकडाउन का मकसद ही यही है कि लोगों को आइसोलेट करें। तो उस सेंस में आप जो है वहाँ पे एटलीस्ट मास्क तो यूज़ करें, ताकि जो रिस्क है उसको थोड़ा कम तो किया जाए। और जहाँ तक देखा जाए तो आजकल जो है चीज़ें लॉकडाउन के बाद जो है कुछ जगहों पे मैंने देखा है कुछ लोग खैरात
के नाम पे मतलब जमा हुए हैं, फिर भी वो गैदरिंग ही हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, वो भी गैदरिंग ही है। पेट्रोल पंप्स खुले थे, पेट्रोल सस्ता हो गया, वहाँ पे मैंने देखा तो वो सारा रश बना हुआ है, वो भी गैदरिंग। तो गैदरिंग्स बिल्कुल मना है, गैदरिंग्स बिल्कुल। कोई पैगाम आपने देना है सोशल मीडिया के जरिए दें, अवेयरनेस आपको वीडियो पैगाम के जरिए दें, मीडिया के जरिए दें, तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों की मतलब काम है इस तरह के जो वो जो शॉप्स होती हैं ना, खाने पीने की जो खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं, उनको तो ओपन रहना है, उन्होंने तो काम करना है, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है कि किसी भी तरह से, बिकॉज़ पहले जान आती है उसके बाद सब कुछ आता है, तो पहले अपनी हिफाजत करें। भले जितना भी रश हो, आपने जो है डिस्टेंस रखें उनसे, थोड़ा सा मतलब अब कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। बाकी अल्लाह के हाथ में है कि जो जिस तरह से बीमार होना होता है, जिसको जिस तरह से रिस्क मिलनी होती है, वो सब कुछ उसी के हाथों होता है। तो इसी के साथ हम जो है आपसे भी लास्ट आपका मैसेज लेंगे कि आपका ओवरऑल क्या विज़न है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और आप क्या कहना चाहेंगे इस सिचुएशन में। करंटली तो जो इस तरह की क्राइसिस है, मैंने पहले भी कहा कि इंटरनेशनल इकॉनमी पर असर पड़ा है, तो गिलगित बल्तिस्तान तो एक छोटी सी जगह है। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को कि वो गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी पॉलिसीज़ बनाए या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फ़ौरन से उसको बहाल करें, उसको एक्टिव करें। और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर गिलगित में आना चाहता है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो हाइड्रो पावर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पॉलिसी ना होने की वजह से वो नहीं कर सकते। खुदा रहा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ आप मुखलिस हो जाएं, या आपको पता नहीं है तो अपनी ट्रेनिंग करें और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है उसको फिजिबल करें। जब तक आपकी इंटरनेशनल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कहीं पे भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। गवर्नमेंट कितना कुछ करेगी। इस वक्त भी रियासत पाकिस्तान जो है गिलगित बल्तिस्तान को पर पर्सन अगर आप बजट चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान का है, लेकिन डेवलपमेंट फिर भी ज़ीरो है। अगेन आपको प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज हैं, प्राइवेट बिजनेस है, उसको डेवलप करना ही होता है। जब तक आप उन बिजनेसेस को डेवलप नहीं करेंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को नहीं लाएंगे, आपकी डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है। और ख़ासतौर पर सी पैक को लेकर आज पूरी दुनिया गिलगित बल्तिस्तान की तरफ देख रही है। अपनी जगह में है चीज़ें, कॉन्स्पिरेंसी सारी चीज़ें अपनी जगह में होती हैं, और उसको सामने रखते हुए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट किया जाए जो वहाँ पे हाइड्रो पावर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे मिनरल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ताकि वो इन्वेस्टर्स आ जाएं और उन पॉलिसीज़ से फ़ायदा उठाएं और वहाँ के लोगों की जो सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट है वो आसानी से हो। वहाँ के लोग डिज़र्व करते हैं, बड़े अरसे से महरूमियों का शिकार है। कम से कम अगर आप उनकी सियासी महरूमियाँ पूरी नहीं कर सकते हैं तो ये तो करें कि इकनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ पे पैदा हो जाए, उन पॉलिसीज़ को आप बनाएं ताकि लोग खुशी के साथ रहें। ज़बरदस्त हो गया जी। चलिए आपके तरफ आते हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूँगी कि आप हमारी लोकल लैंग्वेज में लोगों को बताएं कि किस तरह की अलामात क्या होते हैं इस चीज़ के, कि अगर आप किस तरह से पता लगाएं कि आपको ये कोरोना है या नहीं है। वैसे तो ये बात है कि 1000 अभी पूरे नहीं हुए पाकिस्तान में, लेकिन 20 करोड़ की जो हमारी आबादी है वो सारी डिप्रेशन में चली गई कि हमें तो कोरोना नहीं है। मैं ख़ुद भी उनमें से एक हूँ। तो हमें बताएं कि हम किस तरह से मालूम करें कि क्या अलामात है इस चीज़ के और किस तरह से आगे लेके चलें। कोरोना के अलामात के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहली चीज़ तो खांसी, साथ में बुखार। जितने भी कोरोना पेशेंट्स में स्टडी की गई, खांसी और बुखार सबसे ज़्यादा पेशेंट्स में पाया गया। उसके बाद खांसी आपकी शुरू होती है, खांसी के साथ जो है गले में खारिश और दर्द वगैरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 5वां दिन होता है तो 5वां दिन कोरोना स्टार्ट होकर 5वां दिन जब आता है तो उसमें आपको सांस की तकलीफ होना शुरू होती है। और 8वें दिन पे आपको जो है ना, आपकी जो अगर कोरोना से अगर आप इफ़ेक्ट हुए हैं तो आपकी सांस की तकलीफ बिल्कुल आप मतलब जब सांस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होती है, जिसको मेडिकली ज़बान में ARDS कहते हैं, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो वो हो जाता है। अगर तो आपकी इम्यूनिटी ठीक है, अच्छी है, तो मामूली अगर खांसी हो तो आपने अस्पताल नहीं जाना, आपने खुद को आइसोलेट करना है, सेल्फ क्वारंटाइन करना है, सेल्फ आइसोलेट करना है। और अगर आपका किसी के साथ कांटेक्ट पॉजिटिव हो, कोई ऐसा ज़ायरीन या ज़ाहिर या किसी ने उम्रा करके कोई आया हो, या कोई ऐसा बंदा मतलब अभी जैसे गिलगित बल्तिस्तान में नगीर में और बल्तिस्तान में ज़्यादा है, तो बल्तिस्तान के किसी बंदे से आपका लोकल कांटेक्ट मतलब आप उसके साथ ऐसे बैठे हो, गपशप की हो या हाथ मिलाया हो, तो आपने खुद को सेल्फ आइसोलेट करना है और क्वारंटाइन में रखना है। आपने जब तक आपको सांस की तकलीफ मतलब ना हो, सांस लेते हुए दुश्वारी ना हो, तो आपने अस्पताल नहीं जाना। क्योंकि मामूली अगर आपको जुकाम हो इसकी वजह से, तो वो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप इससे कोप अप करके आप लड़ सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन
अगर आपको मामूली ज़ुकाम हो और आप सोचें कि मुझे कोरोना हो गया, मुझे टेस्ट करवाना चाहिए, हॉस्पिटल जाएंगे, तो हॉस्पिटल में ऑलरेडी जो कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं वहाँ से आपको जो है कोरोना लग सकता है। तो इस वजह से सेल्फ आइसोलेशन जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। इस पे हुकूमती जो इक़दामात हैं उन पे अवाम को अमल करनी चाहिए। हुकूमत जो बता रही है, अगर अवाम इस पे डायरेक्ट अमल करें तो लॉकडाउन की ज़रूरत थी क्या? अगर सारे लोग खुद को खुद ही आइसोलेट करें तो अवाम को ज़रूरत ही ना पड़े, हुकूमत को ज़रूरत ही ना पड़े कि लॉकडाउन की तरफ जाएं। लेकिन अवाम जो है इस चीज़ को लाइल्मी कहें या वैसे लाइट लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं। इटली में आज से 50 दिन पहले यही कैंपेन चल रही थी और उसमें सेम केसेस पाकिस्तान में अभी जितने हैं इतने थे, तो अवाम ने सीरियस नहीं लिया, रेस्टोरेंट्स में गए। और आज इटली में जो है आईसीयू का ये हाल है, वो उनके पास वेंटिलेटर्स 90,000 से 1 लाख तक हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं सिर्फ जो है 1500 से 2000, वो भी फुल टाइम फुल होते हैं। तो इटली में लोग कोरोना के पेशेंट लाइंस में खड़े हैं और सांस की तकलीफ हो के लाइनों में ही डेथ हो रही है कि अगला जो वेंटिलेटर पे पेशेंट है अगर उसकी डेथ हो तो उस लाइन से कोई बंदा उधर शिफ्ट हो, क्योंकि वेंटिलेटर के सिवा वेंटिलेटर बेसिकली मसनूई सांस का एक ज़रिया होता है, तो उसके सिवा जो है आपके पास कोई चारा नहीं होता। जितनी भी ट्रीटमेंट्स अभी ऑन प्रोसेस हैं, क्लोरोक्विन का मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया, और जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनका भी मैंने बता दिया। और एक और चीज़ अभी कह रहे हैं कि उस पर भी रिसर्च ही चल रही है, प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी जिसको कहते हैं। लाइक एक पेशेंट को कोरोना हो गया, उससे जो है उसका प्लाज्मा निकाल के, वो जब ठीक होता है निकाल के दूसरे नॉर्मल बंदे में डाल दें, तो उसके जिनको कोरोना हो के ठीक हुए उनके जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो आया वो एंटीबॉडीज़ कोरोना के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव हैं या नहीं, वो जो है उसकी रिसर्च अभी चल रही है। वो फाइनलाइज नहीं हुआ। शना ज़बान में भी हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दे दीजिएगा कि किस तरह से हाथ धोना है, किस तरह से एहतियात करना है। शना ज़बान में अगर मैसेज देती तो हाथ शना ज़बान थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो है ना हमारी मतलब कम्युनिटी के अंदर हमारा अपना ये हॉस्पिटल्स के अंदर उर्दू इंग्लिश के सिवा कोई वो यूज़ नहीं करते, तो इस वजह से शिना बड़ी डिफिकल्ट हो रही है। वैसे हमारे जो दादा दादियाँ देख रहे होंगे उनके लिए कुछ तो ज़रा काम आएगा। शिना ज़बान हवाला मस्त तोम पैगाम शेयर हम तोम व्यूअर्स से साथी हद जोखन मास्क बनोखन हद मास्क बने तो अशियोर नातर और तोम मुखर हद ही टच नहीं था। ऐसे जो अलावा हद कम अज़ कम 15 से 20 सेकेंड सोच दुजा साबन गी दुजा अको सेल्फ आइसोलेट था, हुकूमत से ताउन था और डॉक्टरों सा ताउन था। डॉक्टरों पैगाम सीरियस गिना, बड़ी तबाही जो बेग सो बच बोंडे अगर थे तो जूला जू 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 तो इसी के साथ हम आपकी तरफ आते हैं जी। तो आप क्या बताना चाहेंगे? बस हमारी दोनों डिशेज जो है वो रेडी है और यकीनन नाश्ते में ये आपको मज़ा आएगा और स्नैक्स में या फिर अगर थोड़ी हल्की फुल्की भूख आपको लगी है तो उसमें ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़बरदस्त। तो आपका फाइनल क्या मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, जो गिलगित से लोग आपको देख रहे हैं कि आपने उनके लिए उन्हीं की डिश आज बना दी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस ये है कि उनका खाना पीना बहुत रिच है, बहुत मज़े का है और डेफिनेटली वो लोग प्यार करने वाले हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। और जाते जाते मैं भी उनसे यही कहूँगा कि आपने हमारी मदद करनी है, नहीं अपने आप की मदद करनी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम आज का प्रोग्राम जो है ख़त्म करते हैं। आज हमने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन की, जिसमें आता था कि अपने एहतियात कैसे करना है, अपने सिम्टम्स को कैसे आप जान सकते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं। उसके अलावा हमने डिस्कशन की जो बिज़नेस से रिलेटेड की, जो इंडस्ट्री वहाँ पे जो टूरिज़म की वजह से जो इस साल जो मुश्किलात आने वाले हैं उनको आप किस तरह से डील कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप जो है जब सेल्फ क्वारंटाइन में होते हैं, यानी कि जब आप अपने घरों में बंद होते हैं, तो आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ताकि आप जो है सेहतमंद रहे और आप किसी डिप्रेशन में ना चला जाए घर में बंद होने की वजह से। तो ये सारी हमने आज बहुत मज़े की बातें की और उम्मीद है कि आप सबको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी फैमिलीज़ के साथ देखते रहिएगा और हम आपके लिए इंशाल्लाह अगले बुध के लिए इसी तरह का एक बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।